औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है अवाम के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, आज क्योंकि कराची के हवाले से एक बड़ी पेशन गोई की गई है, क्योंकि जाहिर सी बात है कराची शहर है और कराची शहर के अंदर अगर अब्र रहमत की बात की जाए तो लोगों के हलक खुश्क हो जाते हैं। उसकी वजह यह है कि कराची में 74 साल तारीख पाकिस्तान की उठा के देख ली जाए तो कभी अब्र रहमत रहमत नहीं बल्कि जहमत बनकर नाजिल हुआ। और आज भी लोग यही बात कर रहे हैं कि अगर दोबारा कराची में मूसलाधार बारिशों या फिर अर्बन फ्लडिंग का जो है वो खतरा पैदा हो चुका है तो इससे निपटने के लिए क्या इकदाम किए जा सकते हैं। अगर मैं बात करूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मौजूदा गवर्नमेंट के हवाले से तो मुर्तजा वहाब साहब ऑन बोर्ड हैं, मुसलसल दौरे कर रहे हैं, देख रहे हैं कि किस तरह सूरत हाल को कंट्रोल किया जा सकता है। वहीं दूसरी जानिब सियासी हरीफ और हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों की अगर मैं बात करूं तो उनकी जानिब से इस तमाम तर मामले के ऊपर भी तनकीद का सिलसिला जारी है। उनकी जानिब से इसी खदशे का इजहार किया जा रहा है कि अगर इस बार भी मूसलाधार बारिशें हुई तो सूरत हाल माजी की निस्बत मुख्तलिफ नहीं होगी। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक रुकने कौमी असेंबली हैं एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा शेख सलाउद्दीन साहब। बहुत शुक्रिया सलाउद्दीन साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जनाबे वाला बताइएगा सर, अब कुछ चीजें अच्छाई की तरफ दिखाई देती हैं, अप्रिशिएट करेंगे या आज भी तनकीद की दुकान है? बहुत शुक्रिया अली भाई। बात यह है कि इस वक्त जो सिचुएशन है, अभी मैं खुद बादलवार से निकला हूँ, यहाँ बारिश हो रही है अच्छी खासी। अच्छा, अब ये जो है इनकी जो इंटीमेशन आई थी और ये इंटीमेशन में ये है कि आज और तकरीबन 4 दिन तक, यानी कि तकरीबन सैटरडे तक उन्होंने जो एक जो प्रेडिक्शन दी है उसके मुताबिक तकरीबन 9 से 10 मिलीमीटर का जो है वो बारिश का जो है वो इंडिया दिया गया है। अच्छा, अब मसला ये है कि देखें, हम ये आज का पहला दिन तो नहीं है। 2019 के अंदर हम एक बहुत बड़े इस तरह के अर्बन फ्लड के अंदर भी आए और आपने देखा कि बड़े नुकसान भी हुए जी। और उसके बाद बहुत सारी जो है जो एजेंसियां जो थी, जिसमें चाहे वो यहाँ की लोकल्स हों और रेंजर्स हो, फौज हो, ये सारे जितने भी हमारे जो टास्क फोर्सेज हैं, जिसमें सबसे बड़ी फिर एनडीए में भी आई जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो कहलाती है, इन्होंने भी ये भरपूर साथ दिया। लेकिन एक जो है, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कॉस्मेटिक्स वाली बात नहीं होती है। हम लॉन्ग टर्म बेसिस पे क्यों नहीं काम करते कि जब हम आइंदा भी बारिश होगी फिर आइंदा 4 दिन पहले आ जाएंगे। अच्छा, ये जितना भी जो इस वक्त प्रेडिक्शंस होती हैं, ये एक दिन की नहीं होती बल्कि ये महीनों की होती है और फिर उसके बाद ये सालों पर मुहित होती हैं। तो ये एक अंदाजे के मुताबिक सारी चीजें होती हैं। अच्छा, अब जो मेन मसला, अब हम कराची शहर में रहते हैं, जो हमें सबसे ज्यादा हमें फेस करना है ना इस वक्त, हम तो कराची में, तो कराची के जो मामला हैं वो ये हैं कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है पहले से ही। अच्छा, फिर उसके बाद हमारी जो आबादी पॉपुलेशन जो है वो तेजी के साथ बढ़ी है और वर्टिकल चली गई है, तो हमें तो वैसे ही हम मुसीबतों में पहले से ही। अच्छा, फिर एक जो सबसे अहम चीज है वो ये है कि सिंध गवर्नमेंट ने जो अपने पास ये वाटर एंड सीवरेज बोर्ड रखा है, जो कि लोकल गवर्नमेंट में होना चाहिए, जिसकी जिम्मेदारी होती है, लेकिन इन्होंने वो चीजें रखी अपने पास और रखने के बाद उसमें कोई ऐसी चीज नहीं की गई, कोई ऐसे बजट नहीं रखे गए कि जिसके अंदर हम ये जितने भी नाले हैं, जो बारिश के नाले होते हैं, बेसिकली देखें बारिश का जो पानी होते हैं इसके बिल्कुल अलग नाले होते हैं। अगर बारिश नहीं हो रही होती है तो ये सूखे होने चाहिए, ड्राई होने चाहिए, लेकिन हो ही रहा है कि ये जो बारिश के नाले हैं उसको भी सीवरेज के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है। तो अब जाहिर सी बात है कि ये सारा बैक होता है पानी, जब बैक होगा तो ये आपके घरों में भी आएगा, हम सबके घरों में आएगा और उसके बाद जो है वो एक डिजास्टर। मतलब शेख सलाउद्दीन साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि सही मानों में अब भी तैयारियां मुकम्मल नहीं है, अगर अर्बन फ्लडिंग जो है वो कराची को फेस करनी पड़ सकती है? जी बिल्कुल बिल्कुल फेस करनी पड़ सकती है और ये देखें रहेगा हमेशा जब तक के वो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग, मैंने कहा ना, लॉन्ग टर्म प्लानिंग में वो काम हो ही नहीं रहा। नाले की सफाई के लिए बहुत सारे जो है यहाँ आ जाते हैं इदारे, लेकिन उन इदारों का जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ कॉस्मेटिक्स रहता है। आपने देखा होगा कि जो चीजें आती हैं शावर टाइप की, जो क्रेन्स हैं, इस तरह की जो और चीजें आती है, वो जिसको ग्रैब मशीन कहते हैं, ये सारी थोड़े बहुत उन्होंने निकाल लिया, आगे पीछे किया, रोड पे डाल दिया, उसके बाद वो भी लोगों का आने जाने का एक मसला रहता है। तो ये चीजें ऐसी हैं अपना अली भाई, ये इसके ऊपर जो है जब तक कि हम सीरियसली, लेकिन असल मसला ये है कि हम अभी तक सीरियस ही नहीं हो रहे हैं। लोगों के नुकसानात, लोगों की जानें भी जा रही हैं और फिर उसके बाद सबसे बड़ा मसला ये आता है कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, जो इस वक्त
उसकी भी हालत सबको पता है, और जो करंट लगते हैं लोगों को, तो ये किस वजह से, ये सारे ये इसकी प्लानिंग क्या की गई है? ठीक ये है सलाउद्दीन भाई, आपका पॉइंट आगे। मैं जरा आपका जो सवाल, जो आपने चीजें छोड़ी हैं, मैं जरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत से भी पूछूंगा कि आया क्या सूरत हाल अब देखने को मिल सकती है। मुझे मौसम कुरैशी साहब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया मौसम भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। मौसम भाई, कह दें सर कि इस साल बारिशों के अंदर किसी भी साहिब ज़बा इंसान को आपकी बलाएं लेने की नौबत नहीं आएगी, क्या कहेंगे? देखिए अजी, सबसे पहले तो आपको कराची के जितने मैटर्स के ऊपर अभी भाई ने डिस्कस किया जी, उन मैटर्स के ऊपर आपको देखना पड़ेगा माजी के झरोकों के अंदर आप और हमने क्या कारकर्दगी की और पहले क्या कारकर्दगी रही, ठीक है। और जो गुज्जर नाले के ऊपर जो इंक्रोचमेंट थी वो किसने की थी, 3 दिहाइयों से वाटर एंड सेवरेज बोर्ड किसके अंडर में था, नहर ख़याम के ऊपर इंक्रोचमेंट किसने की और वो इंक्रोचमेंट अब खत्म किसने कराई, तो ये सारी चीजें भी अली भाई मद्देनजर आपको रखनी होंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह हम प्री रेंज जो है वो जो इकदामात हैं वो हम कर रहे हैं। जो नाले की सफाइयों का जो जिम्मेदारी है वो हम खुश असलूबी के साथ अदा कर रहे हैं। डेली बेसिस पे एडमिनिस्ट्रेटर कराची जो कि सिंध गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, वो हर गली, हर मोहल्ले, हर मेन नाले के ऊपर जितना हो सकता है हम अपनी पॉजिटिव इनपुट दे रहे हैं वहां पे। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस दफा वो हाल नहीं होगा जो कि हमारी पिछली जो हुकूमतें जो कराची के ऊपर बरजमान थी और जो कलाशनकोफ की सियासत किया करती थी, तो वो इंशाल्लाह वो हाल नहीं होगा। कराची उन तारीख दिनों से निकल के इंशाल्लाह तो रोशनी की मौसम भाई, तरफ शेख सलाउद्दीन भाई ने ये पॉइंट छोड़ा है सर कि जो काम हो रहे हैं वो कॉस्मेटिक वर्क अगर कहा जाए उसको, तो वो उसके जुमरे में आते हैं। सही मानों में इस मामले के ऊपर कि अगर कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग इस हवाले से मौजूद है तो इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कमजोर दिखाई देती है उनको कराची के अंदर। लॉन्ग टर्म प्लानिंग है ना, आप देखें इंक्रोचमेंट की है, हमने घर शिफ्ट किए हैं लोगों के। अच्छा। ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, हमने वहां से जो लोगों को कब्जे करके इंक्रोचमेंट करा के जो इन्होंने घर बेच के वहां पे लोगों को आबाद कर दिया था, उनको हटा के नालों को के साइज को बड़ा किया है। अच्छा, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। चले शेख सलाउद्दीन साहब, देखिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग उन्होंने बता दी सर कि हमने नालों को चौड़ा किया है। जहां चाइना कटिंग एमकेएम के दौर में हुई थी वहां चाइना कटिंग को खत्म किया गया है, जिसकी वजह से काम हुए हैं। सर, ऐसे तनकीद करना जायज नहीं है। देखें, चलें थोड़ी देर के लिए इनकी बात आप एक्सेप्ट कर लें, ठीक है, कि ये चीज हुई और मतलब इन्होंने सब कुछ हमारे ऊपर डाल दिया। लेकिन पिछले 3 भाइयों से जो इन्होंने बात की, 3 भाइयों से सीएम जो है इनका है, ठीक है ना, कोई और नहीं है यहाँ पे, पीपल्स पार्टी का है। सारी जो मामला होते हैं उन्हीं के हाथ में होते हैं। अच्छा, एक और चीज है, चले ये हो गया। आपको याद होगा कि अभी 2 साल पहले की बात है ना, कि जो इस तरह का जो फ्लड आया है तो डिफेंस और क्लिफ्टन भी मुतासिर हुए थे, याद है आपको? जी जी बिल्कुल याद है। तो बिल्कुल सही ना। तो अब बताएं कि ये वाले जो इलाके थे, जब ये सारे इलाके डिफेंस के भी वहां से लोगों ने शिफ्ट किया और यहाँ पे लोगों ने होटल्स के अंदर जो है क़याम किया, तो ये हालत जो थी ना, क्या ये सब चीजें क्या है? ये प्लानिंग होती है ना। जब हम प्लानिंग कर रहे होते हैं तो ये थोड़ी होता है 1 साल की 6 महीने की कर दी, ये 20-25 साल की प्लानिंग होती है। जब मैंने कहा ना 2019 में जो हालत हुई थी, उसके बाद तो इन सबको सुधर जाना चाहिए था कि भाई नहीं, इसका सीरियसली हमें नोटिस लेना चाहिए। जो हमें फंडिंग आ रही है, बेसिकली देखिए सारा मसला जो है करप्शन का है ना। 2000 अरब रुपए हम क्यों इनसे हिसाब मांग रहे हैं? हम ये क्यों हिसाब मांग रहे हैं कि 1 लाख की नौकरियां इन्होंने खा गए और उन्होंने जो कराची की शहरी में दी, लोग यहाँ से नकल मकानी कर चुके हैं, लोग बाहर चले गए, यहाँ ब्रेन ड्रेन हो गया कराची से। ये इनको समझ में नहीं आ रहा। ये जो है ये बातें अभी तक वही चल रही है इनकी। हम अदालतों में गए, यहाँ अब अदालत में इनको खींच रहे हैं ना, लेके आ रहे हैं। कई इनकी जो चीजें इनको अदालतों ने वो अब जो है वो डिसमिस किए कि ये जितनी भी चीजें दोबारा से जो है वो रीअलोकेट की जाए और सारे जो नौकरियों के मामला के अंदर ये सारे अब आहिस्ता आहिस्ता और चीजें होंगी इंशाल्लाह। मुझे तो शेख सलाउद्दीन साहब, उसी तमाम तर सूरत हाल के बाद प्राइम मिनिस्टर साहब भी कराची तशरीफ लाए थे, उन्होंने भी किसी पैकेज का ऐलान किया था। सर, वो पैकेज कहाँ चला गया? शेख सलाउद्दीन साहब, आपके इत्तेहादी हैं सर, आप लोग हुकूमत में अब तक मौजूद हैं। वैसे आप लोग तनकीद करते हैं लेकिन हुकूमत में मौजूद हैं, तो आपसे ये सवाल बनता है सर, वो पैसे कहाँ गए? देखें, एक तो मसला ये है कि हम से पैसे लाने को भी तैयार है, हम लेके आएंगे, लेकिन मसला सारा ये हो रहा है कि पीपल्स पार्टी इस बात पर आई नहीं रही है, टेबल पे बैठ नहीं रही। वो कहना है कि हमारा काम है 18 अमेंडमेंट के बाद हमारे इख्तियारात है, हमें दे दो। ये पहले ही पैसे खा चुके हैं और मजीद चाहते हैं कि हमें मिल जाए।
हम ये कह रहे हैं कि जिस डिपार्टमेंट में काम है उस डिपार्टमेंट को काम करने दो, और जिनके, अब जैसे मैंने कहा ना कि एक ये काम है बल्दियाती इदारों का, जी कि सारे काम बल्दियाती इदारों के हवाले किए जाएं, बल्दियाती इदारों को तमाम इख्तियार दिए जाए, जिसको हमने अदालतों में चैलेंज किया हुआ है। जी हमने आर्टिकल 140A के लिए जो चैलेंज किया वो क्या है, ये सारे डिपार्टमेंट सिंध गवर्नमेंट लेके बैठी है पिछले 10 सालों से, बल्कि 13 साल हो गए इस बात को, जब 13 सालों से लेके बैठे हैं और ये अभी तक रो रहे हैं कलाशंकोव को। अब भाई कलाशंकोव तो खाली अफगानिस्तान से लेके लियारी तक रही है, आप लियारी की बात कर लो, अभी तो सूबे भी बड़े इन लोगों को यार, वहाँ से लियारी से जो इलाका था, तो अब और क्या और देखेंगे लोग, आवाम, आप सारी चीजें देख रहे हैं, फिर आप अपने इंटीरियर की हालत देख लें, पीपल्स पार्टी इंटीरियर में बदमाश है वहाँ पे क्या कर रहे हैं ये लोग, उन सिंधियों बेचारे, उन सिंधियों का जो गरीब हारी सिंधी है वो बेचारे परेशान है, इनका विजन ही नहीं है काम करने का। चले पूछ लेते हैं ना जरा, मौसम कुरैशी साहब मेरे साथ मौजूद है। मौसम भाई देखिए, चले ठीक है, अगर मैं दोनों जमातों का मवाजना कर लूं तो सही मानो में एमकेएम पाकिस्तान को कभी जूते पड़े नहीं है सर, आप लोगों को लियारी में पड़ गए, शेख सलाउद्दीन साहब उस तरफ इशारा कर रहे हैं, क्या वजह क्या हुई, सरकार करती या फिर वहां पर कोई? शेख सलाउद्दीन साहब तो कलाशनकोफ लेके घूमते थे ना कराची के अंदर, इनको कौन जूते मारे गए, तो गोलियां चलाते थे। अच्छा। आप क्या बल्दिया की फैक्ट्री भूल गए? आप क्या वो जो 12 मई का सानिया हुआ वो आप भूल गए? अली भाई इन लोगों से हट जाएंगे सर, कारकर्दगी के ऊपर आ जाइए सर। जी मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि ये जो इन्होंने अभी कहा कि 3 दिहाइयों से हमारा सीएम है, क्या मुशर्रफ के टाइम पे भी सीएम हमारा था? इन्होंने कहा 13 साल पहले हमारे पास, 13 साल से हमारे पे अख्तियारात थे, उससे पहले इनके पास बल्दियात जब रऊफ सिद्दीकी साहब थे, फारूक सत्तार साहब थे, तो उन्होंने कितना मुझे बताए ना क्या किया। ये जितने काम हुए हैं कराची के अंदर, ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किए हैं। अच्छा। और आइंदा भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करेगी। और ये जो सिंध के हवाले से बात कर रहे थे, कराची भी सिंध का हिस्सा है। जी। और सिंध से अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहले 2 अदवार से ज्यादा सीटें ली हैं, क्योंकि लोग हम पे भरोसा करते हैं, हमने वहां पे डिलीवर किया है। अच्छा, लेकिन मौजम कुरैशी साहब देखिए, वो जो बात कर रहे हैं ना सर, कि आप कह रहे हैं कराची में काम जो हुआ है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ है। सर अगर काम इसे कहते हैं कि जी पिछली बारिशों के अंदर जो है वो कोई ऐसा इलाका नहीं था सर, माजरत के साथ कोई ऐसा इलाका नहीं था जो कि मुतासिर ना हुआ हो। अब उस पर सियासत करने वालों ने सियासत की, आवाज उठाने वालों ने आवाज उठाई, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो सर इसी वजह से तनकीद का सामना करना पड़ा। सर मैं एक बात बताऊं, हमारे उस टाइम पे सबसे ज्यादा मसला हमें इंक्रोचमेंट का आया था। अच्छा। हम जब नाले साफ करने जाते थे तो वहां पे इन्होंने चाइना कटिंग की हुई थी। अब जब हमने उसको चाइना कटिंग को रिमूव किया, एक पूरी, अच्छा, ये बात कंफर्म है मौसम कुरैशी साहब, ये बात कंफर्म है कि वो जो चाइना कटिंग थी वो एमकेएम नहीं की थी? आपको नहीं पता क्या? सारे शहर को पता है, वो कहते हैं सारे अच्छा। पाकिस्तान को पता है। तो क्या मतलब वो मकानात के ऊपर तख्तियां लगी हुई थी सर? इनके मेयर कराची जो खलनायक बन के घुमा करते थे, मुस्तफा कमाल साहब, जो अब उनसे अलग हो गए हैं। जी। तो वो सारी चीजें आपके सामने है। तो मौसम कुरैशी साहब सही मानो में मसाइल के अंदर इन्होंने सियासी भर्तियां नहीं की, इन्होंने अपने यूनिट इंचार्ज, सेक्टर इंचार्जों को भर्ती नहीं किया जो आते ही नहीं थे। अच्छा। अब हम सही करने जा रहे हैं तो आज इन्हें बुरा लग रहा है। तो सर किस तरह सही करेंगे सर? चेयरमैन भी आपका लगा हुआ है वाटर बोर्ड का, और वाइस चेयरमैन भी दोबारा आप लोगों ने लगा दिया है सर वाटर बोर्ड के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह ये इख्तियारात के लिए रोते थे, आज वही डीएमसीयां उन्हीं बजट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रही हैं। अच्छा। उन्हीं लोगों से काम ले रही हैं जिन इलाके में, क्योंकि मेरा जिला कोरंगी से मेरा ताल्लुक है। जी। उधर डीजल पेट्रोल के अंदर ये 4-4 करोड़ रुपए के खांचे मारते थे। अच्छा। वो अल्हम्दुलिल्लाह हम कट डाउन करके 80 लाख पे ले आए। तो अब आप मुझे बताएं करप्ट दौर किसका था? अच्छा, चले शेख सलाउद्दीन साहब इसका जवाब देना पसंद करेंगे सर। 4-4 करोड़ रुपए के खाली पेट्रोल और डीजल की मद में आप लोग खांचे मार रहे हैं सर, तो आगे तो सूरत हाल किताब बन जाएगी पूरी। देखिए, एक तो ये है कि मुझे नहीं मालूम मोहसिन साहब को, जब मैंने शुरू में आपका पूरा प्रोग्राम शुरू होने से पहले जो चीजें मैंने कही थी, मैं बात कर रहा था कुछ और, लेकिन ये लेके चले गए दूसरी जगह के ऊपर। चले आप ट्रैक पे दोबारा ले आए सर, मैं बिल्कुल खराज तहसीन पेश करूंगा इस बात पे। अब मसला सारा ये है कि अब इसके अंदर आपका प्रोग्राम हो जाएगा खराब। जी। ये कि ये कलाशंकोव में लाइसेंस जो है वो फ़ख़ार मिर्जा ने दिए थे या हमारे सर क्लैशन के ऊपर मैं किसी दिन फिर प्रोग्राम करूंगा, अभी जरा कारकर्दगी पर आ जाए सर। इतनी इंकरेजमेंट इस वक्त पीपल्स पार्टी की वजह से और पीपल्स पार्टी के दौर में हुई है। और ये पूरा हाईवे जो है, मतलब ये नहीं यहाँ पे जाके देखिएगा कि आप जो नाम मिलेंगे ना, वो नाम नहीं पता चल जाएगा तो आप करेंगे सिंधी है, तो वो सिंधी सारे जितने जो लैंड ग्रैबर है सारे बैठे हुए, पूरा शहर खा जाएंगे। तो अब ये बातें कर रहे हैं कि मतलब ये कि वो चाइना कटेंगे, दूसरी छोटी, अब ये बात करें यार, वो वाली बातें करें जिसके ऊपर आपने अपनी हुकूमत को चलाना है,
और आप ईमानदारी से बताएं ना कि आपने क्या, मैं अगर आपने कहा 4 करोड़ रुपए बना करूंगी, भाई आप दे देना अपने अंदर, दे आप जाके उसके उनकी इंक्वायरी करवाएं यार। मतलब ये हम तो कह रहे हैं कि जिन लोगों ने किया है उनकी जाके दें उस हाजिरी में, लेकिन आप लोग तो मुसलसल कर ही रहे हो ना यार। आप 4 करोड़ आप 2000 अरब रुपए खा चुके हो पिछले 3 साल से। आपने क्या किया पूरे सिंध के अंदर? चले ठीक है मौसम कुरैशी साहब, सर अगर कोई करप्शन आप लोगों की नजर से गुजरी है तो सर नैब में दें, एंटी करप्शन में दें सर, ये ना बोलें कि अंगूर घटे। हेलो जी आवाज आ रही है सर। 162 अरब रुपए के लिए क्यों बात नहीं करते अली? मेरा आपसे सवाल है, आप इनसे सवाल करें ना। जी सर, मैंने सवाल किया था उनसे, वो कह रहे हैं कि जी वो तमाम तर चीजें भी आएंगी, 18वीं तरमीम बीच में आ जाती है, अगर वो खत्म हो गई तो आ जाएंगे। अरे ये लारे रप्पे देते हैं मेरे भाई। अच्छा। 1000 अरब रुपए के ये इमरान खान साहब के साथ वादे करते हैं, वो इन पे जो है इनकी आवाज नहीं निकलती उनके सामने जाके। 162 अरब कराची करते हैं, कराची का क्यों नहीं मांगते उनके सामने? उनके खिलाफ एहतिजाज क्यों नहीं करते? तो मौजम भाई इसकी तस्दीक या तरदीद कर दें कि 18वीं तरमीम के तहत जो पैसा विफाक से आना था वो आप लोगों ने नहीं मांगा, एनएफसी से हटकर। एनसीओसी और जो हमारा एक जितना भी कंसोशियम हुआ, सिंध गवर्नमेंट भी उसमें ऑन बोर्ड में थी, फेडरल गवर्नमेंट भी ऑन बोर्ड थी। यहाँ पे बलंगो बाग दावे किए गए, गवर्नर साहब भी थे, इमरान खान साहब ने खुद दावे किए कि 1000 अरब रुपए दिए जाएंगे कराची को। वो अभी तक क्यों नहीं आए? वो कहाँ है? 1 रुपया नहीं दिया गया। चले उनका नुमाइंदा अभी मेरे पास मौजूद नहीं है प्रोग्राम के अंदर, वरना मैं ये सवाल उनसे जरूर करता। टाइम थोड़ा मुख्तसर मेरे साथ। बहुत शुक्रिया मौजूद कुरैशी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मौजूद थे। एमकेएम पाकिस्तान से शेख सलाउद्दीन साहब मेरे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक की तरफ मैं जाऊंगा, ब्रेक के बाद दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे क्योंकि दूसरा टॉपिक भी इंतहाई अहमियत का हामिल है। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम एक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अब कुछ बात करेंगे दूध की कीमतों में इजाफे के हवाले से, क्योंकि एक बार फिर नाम निहाद एसोसिएशन की जानिब से वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है कि दूध की फी लीटर कीमत में 20 रुपए सिक्का राइजुल वक्त इजाफा कर दिया जाएगा, जिसके बाद अब अवाम इस चीज के लिए जहनी तौर पर तैयार हो जाएं कि जहां 140 या 150 रुपए या कहीं कहीं 160 रुपए भी दूध फरोख्त किया जा रहा है, उसमें अपनी मर्जी से 20 रुपए दोबारा लगा लीजिए, क्योंकि ये दूध की कीमतें 20 रुपए और ज्यादा बढ़ने जा रही हैं। इस पर प्राइस कंट्रोल कमेटियां क्या कर रही हैं अब तक कुछ नहीं पता। अगर सही मानों में हुकूमती सतह पर यह मुतालिबात जो कि एसोसिएशन की जानिब से किए जा रहे हैं कि हम ये दूध की कीमतें 20 रुपए बढ़ाएंगे, अगर ये मुतालिबात नहीं माने गए तो मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं ये तमाम एसोसिएशंस हड़ताल पे बैठ जाएंगी, स्ट्राइक कर देंगी, जिसकी वजह से आवाम को दूध तक मयसर नहीं होगा। जो सूरत हाल आगे कराची में देखने में आ रही है, पहले कहा जाता था कि सिर्फ रमजानुल मुबारक के अंदर ही अशिया खुर्दनोश की कीमतें बढ़ाई जाएंगी, लेकिन अब एसोसिएशन की जानिब से बाकायदा हुकूमत को और आवाम को हिरासा किया जा रहा है कि हम मनमानी कीमतें बढ़ाएंगे, जिसने सामान खरीदना है खरीदे, नहीं खरीदना चलता बने, कोई पूछने वाला नहीं है। इस पर कंज्यूमर एसोसिएशंस की जानिब से भी भरपूर आवाज उठाई जा रही है, भरपूर इकदामात का मुतालिबा किया जा रहा है, लेकिन हुकूमती सतह पर इस तमाम तर सूरत हाल से निपटने के लिए कोई इकदामात नहीं किए गए हैं। मैं आपको वाजे करता चलूं कि चाहे दूध हो, गोश्त हो, अंडे हो या इस किस्म की जो अशिया घरों में इस्तेमाल होती हैं, अशिया खुर्दनोश हो, अशिया जरूरियां हो, उन तमाम के अंदर मनमाना इजाफा किया जा रहा है। जब मूड होता है, रात को ख्वाब में बशारत होती है और अगले ही दिन कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है। इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर कोई पूछने वाला नहीं है, कोई दुकानदारों से जाके इस बात की सरजनिश नहीं करता, उनको इस बात की तंबी नहीं करता कि अगर तुमने मनमाना इजाफा किया इन कीमतों के अंदर तो तुम्हारा लाइसेंस जब्त हो जाएगा, तुम्हारी दुकान सील हो जाएगी। क्योंकि दुकानदारों का भी एक मुनज्जम माफिया कराची शहर के अंदर इस वक्त काम कर रहा है, क्योंकि अगर कोई एक दुकानदार जो है वो 130 रुपए में बेच रहा है तो उससे अगला दुकानदार भी उसी कीमत में फरोख्त करेगा। कंपटीशन कोई नहीं है यहां पे कि उस दुकानदार ने इतने का बेचा तो मैं इससे कम में बेचूं, नहीं। जब दुकान खोली जाती है तो बाकायदा स्कीम्स अनाउंस की जाती हैं, लेकिन जब दुकान जो है वो पुरानी होने लगती है तो वहां पर भी मनमानियों का सिलसिला बाकायदा तौर पर
शुरू हो जाता है, जो कि सूरत हाल इस वक्त कराची के आवाम को फेस करनी पड़ रही है। वाज़ेह है कि अगर सही मानों में ये कीमतें नहीं बढ़ाई गई तो दूध मनमाना इजाफा, ये तमाम तर सूरत हाल आवाम को फेस करनी पड़ेगी। मैं वाज़ेह करता चलूं कि महंगाई का ये जिन कराची शहर समेत दीगर शहरों में भी बेकाबू होता जा रहा है। जिसकी जो मर्जी हो उस मर्जी के लिहाज से ही अशिया जरूरिया या अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है। इस पर कोई प्राइस कंट्रोल कमेटी अमल दरामद नहीं करती, मुतालिका डीसी इस पर अमल दरामद नहीं करवा पाते और दुकानदारों की मनमानियां उरूज पर दिखाई देती हैं। मसाइल इतने बढ़ गए हैं कि इस अहम तरीन मसले के ऊपर किसी का ध्यान नहीं जाता कि अगर ये चीजें मनमानी तौर पर जो हैं वो बढ़ाई जा रही हैं, इसकी कीमतों में इजाफा किया जा रहा है, तो उसके पीछे कौन से ऐसे अनासिर मौजूद हैं जो कि इस किस्म के घिनौने काम के अंदर जो है वो अपना किरदार अदा करते हैं। साथ ही साथ आपको यह भी बताते चलें कि जो इस वक्त मामला दिखाई दे रहे हैं, कंज्यूमर एसोसिएशंस की जानिब से जो है वो अब तक इस पर आवाज उठाई जा रही है। हमारी बात हुई थी कौकब इकबाल साहब से, कंज्यूमर एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, कि वो इस पर अपना मौकिफ दें कि आया वो इस पर क्या सूरत हाल जो है वो बेहतर करने के लिए इकदाम कर रहे हैं या आवाज उठा रहे हैं। अभी मुझे इत्तला मिली है कि उनका नंबर जो है वो बंद जा रहा है। अगले टॉपिक की तरफ मैं बढ़ूंगा। कोरोना वायरस की एक बार फिर मैं आपको बताता चलूं कि अगर एक जानिब वैक्सीनेशन का अमल जारी है और उसको तेज कर दिया गया है, तो वहीं दूसरी जानिब कोरोना के केसेस में भी इजाफा देखने में आ रहा है। और मैं आपको यह भी बताता चलूं कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 105 अफराद जो हैं वो कोरोना वायरस के मौत के मुंह में चले गए हैं, जिसकी वजह से लोगों के अंदर इबाम पैदा हो चुका है कि अगर वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल करने के बावजूद भी अगर लोगों की अमवात हो रही हैं, लोग इस वायरस का शिकार हो रहे हैं, तो फिर वाज़े तौर पर वैक्सीनेशन के अमल या फिर वैक्सीनेशन के निजाम के ऊपर भी शुकूक व शुबहात जो हैं वो जन्म ले रहे हैं। दूसरी बात यह कि मुसलसल इस किस्म की खबरें आ रही हैं कि ऐसे अजीबो गरीब किस्म के एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं, तजर्बात किए जा रहे हैं। अवाम पर इसके क्या असरात मुरत्तब हो सकते हैं कि आगे आने वाले वक्तों के अंदर सूरत हाल काफी खराब हो सकती है। वैक्सीनेशन के लिए बाकायदा तौर पर कवानीन मुरत्तब कर दिए गए हैं कि जो लोग वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल नहीं करेंगे उनको पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, जो वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल नहीं करेंगे उनको सरकारी और निजी इदारों में नौकरी नहीं दी जाएगी। अगर वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल नहीं हुआ तो लोग अपने घरों तक महदूद हो जाएंगे, सिम्स ब्लॉक कर दी जाएंगी। ये तमाम चीजें मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लोग पूछते हैं कि अगर वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल हो गया, 2 डोजेस मुकम्मल होने के बावजूद भी अगर कोरोना का शिकार लोग हो रहे हैं तो इसकी क्या वजह है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ माहिर सेहत डॉक्टर मिनहाज साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जनाबे वाला क्या कहेंगे सर, लोगों का इबाम आज इस प्रोग्राम के जरिए आप दूर कर दें सर, क्योंकि 101 अमवात गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हो चुकी हैं। अगर वैक्सीन लगवाने से लोग इस तरफ नहीं जाएंगे तो फिर ये अमवात किस वजह से हो रही हैं और क्या मजीद लहर का सामना पाकिस्तान को करना पड़ सकता है? बहुत शुक्रिया आपका मुझे इनवाइट करने का इस प्रोग्राम में। सबसे पहले चीज तो ये है कि देखना हमें ये चाहिए कि लोग वैक्सीन क्यों नहीं लगवा रहे हैं जी। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमें बिहेवियर को देखना है कि लोग बिहेवियर को कैसे चेंज किया जाए कि इस अमल को हम पाए तकमील तक पहुंचा सकें। एक तो ये चीज है जी। दूसरी चीज ये है कि वैक्सीन की फराहमी और राइट वैक्सीन की फराहमी, प्रोक्योरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास वैक्सीन की मिकदार मौजूद हो कि लोगों को प्रॉपरली वैक्सीनेशन किया जा सके। प्रॉब्लम यह है कि वैक्सीन की मिकदार जो है ना वो कुछ ऐसी है कि कुछ लोगों को कोई और लग रही है, कुछ लोगों को कोई और लग रही है। तो ये एक मेजर इशू है इस चीज के अंदर कि जो प्रोक्योरमेंट हो रही है और जो लगाई जा रही है उसका एक प्रॉपर डेटाबेस होना चाहिए ताकि लोगों को पता रहे कि जो उनको पहली वैक्सीन लगाई गई थी वही दूसरी भी लगाई जा रही है। तो एक तो ये चीज है। दूसरी चीज ये है कि जो वैक्सीन का अमल है वो फौरन तेज होना चाहिए ताकि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन को आप वैक्सीनेट कर सकें। अच्छा, उसमें चीज ये है कि जो वैक्सीन लोग लगवा रहे हैं उनको भी ये पता होना चाहिए कि वैक्सीन कंप्लीट प्रोटेक्शन नहीं देती है, उनको प्रोटेक्टिव मेजर्स लेना पड़ेंगे, मास्क लगाना पड़ेगा, वॉश हैंड करना पड़ेंगे ताकि वो उस अमल को कंटिन्यू कर सके। वैक्सीन सिर्फ इन्फेक्शन को प्रिवेंट
करती है। तो डॉक्टर साहब आपकी इस बात से आवाम ये सोचेंगे, करती। डॉक्टर साहब आपकी इस बात से आवाम तो यही सोचेंगे ना सर कि अगर वैक्सीन लगवाने के बाद भी किसी मसले का हल नहीं निकलना तो ये वैक्सीन किस मर्ज की दवा है सर? वैक्सीन आपके इन्फेक्शन के अमल को प्रिवेंट करती है, और अगर ज्यादा प्रॉब्लम है किसी को तो वैक्सीन का अमल जो है वो आपके बॉडी में डिफेंस क्रिएट करता है और आपको इन्फेक्शन कम होता है। जो लेवल ऑफ इन्फेक्शन होती है बगैर वैक्सीनेशन के वो ज्यादा होगी उसको कंपेयर टू जिसकी वैक्सीन लगी हुई है। ये एक खास फायदा है वैक्सीन का। लेकिन डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा सर, क्योंकि अब अजीबो गरीब खबरें भी आ रही हैं कोरोना वैक्सीनेशन के हवाले से। आज यानी गुनहगार आंखों के सामने से एक ऐसी खबर गुजरी है कि मेरा हंस के बुरा हाल हो गया। वो खबर ये थी कि सांप के जहर से जो है वो कोरोना की अफजाइश को रोकने के लिए कुछ तैयार किया जा रहा है। सर इस किस्म की अगर चीजें होंगी तो मैं उस पर हंसूं या अपना सर पीटूं, ये दोनों चीजें आप बताते हैं मुझे। देखिए चीज ये है कि जो भी इसमें तरीकाकार इख्तियार किया जाता है वो इंटरनेशनल रेफरेंस और रिसर्च के बेस पे होना चाहिए। हम कोई ये नहीं कर सकते कि सुबह सो के उठे और हमें कोई ख्याल आया और उस ख्याल को हम अमली जामे पहना है। जी जी, दिस इज टोटली रॉन्ग। और प्लस ये कि इसमें जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं उनको भी ये चीज कंसिडर करना चाहिए कि इस किस्म के अमल को यहाँ पर ना हो। डॉक्टर साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर फरमाइएगा। तो मैं ये कह रहा था कि जो रेगुलेशन का अमल है सेहत में खास तौर से वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो भी इदारे काम कर रहे हैं वो अपने आप प्रेशर एक्सर्ट करें ताकि जो रेगुलेशन है हेल्थ की वो प्रॉपर हो सके। ड्रैप का जो अमल है वो उसको एक्सर्ट करना चाहिए, इस किस्म की चीजों को जो है ना वो रोके ताकि ये चीजें सामने ना आए और लोग हमारे बेवकूफ ना बने। अच्छा डॉक्टर साहब ये भी जैसा कि आपने इससे पहले जिक्र किया कि अगर एक वैक्सीन साइनोफार्म लगी है तो अगली साइनोवेक ना लग रही हो, ये तमाम तर चीजें भी जो हैं वो देखना जरूरी है। इसके चेक इन बैलेंस के लिए क्या इकदाम अब तक किए गए हैं और क्या किए जा सकते हैं अगर नहीं किए गए, अगर मैं फर्ज कर लूं इस बात को? देखिए प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है और हम जो वैक्सीन इंपोर्ट कर रहे हैं वो हमें जो बाहर से जिस तरह मिल रही है उसी तरह से हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली वो जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसको भी हम प्रॉपर डेटाबेस से नहीं मैनेज कर रहे हैं कि अगर हमने एक किसी को साइनोवैक लगाई है दूसरे को भी वही लगे जी। ये थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है जो कि लोअर लेवल पे शायद मैनेज नहीं हो पा रहा है। और मैं समझता हूँ कि इसमें जो है ना वो एक डेवोल्यूशन का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि जो हमारी इश्यूज है प्रॉब्लम्स है वो प्रोविंशियल लेवल पे हैं, वो आगे डेलीगेट नहीं हुई अप टू द यूसी लेवल। तो डॉक्टर साहब फिर इस मसले का हल क्या है? अगर सही मानों में वही बात आ जाती है, डेवोल्यूशन ऑफ पावर नहीं है, तो डेवोल्यूशन ऑफ पावर अगर नहीं होगी तो मसला कैसे हल होगा सर? जो हमारी अथॉरिटीज हैं उनको ये देखना चाहिए कि जो इस वक्त अमल हो रहा है वैक्सीनेशन का वो प्रॉपरली उसका रिकॉर्ड मेंटेन हो, डेटाबेस मेंटेन हो और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनकी प्रॉपरली ट्रेनिंग हो और वो उस चीज को अमल कर सके ताकि जो डेटाबेस है वो प्रॉपर मैनेज हो और उसकी रिपोर्टिंग प्रॉपर हो रही हो। अच्छा डॉक्टर साहब एक बात यहां पर यह भी है कि कुछ डॉक्टर्स की जानिब से यह भी कहा जा रहा है कि इस तमाम तर मामले से जो है वो लोग नफ्सियाती बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। सर आज एक खबर मैंने अखबार में पढ़ी है सर, उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ था कि एक शख्स जो है वो 6ठी मरतबा वैक्सीनेशन कराने पहुंचा जिससे जो वहां पर लगाने वाला अमला था वो सारा का सारा सर पकड़ के बैठ गया कि ये बंदा चाहता क्या है। अगर इस किस्म लोग एक्सट्रीमिस्ट हो जाएंगे सर तो फिर कैसे मुमकिन होगा, कैसे काम आगे बढ़ेगा? देखिए ये चीज है कि जैसे मैंने पहले कहा ना कि जो हमारा अमल है अगर प्रॉपर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हमारा है और उसकी डॉक्यूमेंटेशन हो रही है जी। तो ये तो होना ही नहीं चाहिए कि एक आदमी को 6 बार जो है वैक्सीन लग रही है। और इसके साथ साथ ये कि मेंटल इश्यूज हैं, मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स हैं, हमारी जो है सोशल लाइफ भी बिल्कुल खत्म हो गई है, लोग घरों के अंदर बैठे हुए हैं। तो ये प्रॉब्लम तो है कि मेंटल स्ट्रेस है और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स है जिनको एड्रेस करने की जरूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब यहां पर ये भी बताइएगा सर, अभी चौथी लहर से हम लोग निमट के बैठे हैं और वो भी मुकम्मल तौर पर नहीं निपटे हैं। दूसरी बात ये कि क्या अब 5वीं लहर का इंतजार जो है वो पाकिस्तान के अवाम कर रहे हैं या हुकूमत जो है वो इस किस्म की कोई खबर देने वाली है कि अब पाकिस्तान 5वीं लहर की लपेट में? देखिए ये लहरें आती रहेंगी और चलते रहेंगी और हमें इन्हीं मौजों में रह के अपने आप को तैरना सीखना है। अच्छा तो डॉक्टर साहब मतलब तैरते ही रहे फिर तो हाथ पैर शल हो जाएंगे और कुछ नहीं होने वाला?
फिलहाल उसी को जो है ना वो अडॉप्ट करें, क्योंकि चीज ये कि ये जो चीजें इस वक्त चल रही हैं ये चलती रहेंगी और हमें इसी में अपने आप को सरवाइव करना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मिनहाज, माहिर सेहत हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। बात यहीं पर आ रही है कि अगर हलाकतें बढ़ रही हैं, लोग नफ्सियाती बीमारी का शिकार हो रहे हैं। दोबारा उस खबर का जिक्र करता चलूं कि जी एक शख्स 6 मरतबा वैक्सीन लगवाने चला जाता है और उसको वैक्सीनेशन उसकी कर दी जाती है, लेकिन उस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं हो पाता। यहां पर लोग यही बात कर रहे हैं कि एक शख्स जो कि सही मानों में 2 मरतबा वैक्सीन सही से नहीं लगवा सकता, वहीं दूसरा शख्स मौजूद है जो कि 6 मरतबा वैक्सीन लगवा कर आ जाता है और उसका रिकॉर्ड उस तरह से मुरत्तब नहीं किया जाता कि आया अगर किसी ने वैक्सीनेशन करवा ली है तो उसे क्या पड़ी है कि वो दोबारा वैक्सीनेशन के अमल को जो है वो मुकम्मल करने के लिए जो है वो वैक्सीनेशन सेंटर्स का रुख करता फिरे। दूसरी बात, डॉक्टर मिनहाज ने वाज़े तौर पर कहा है ये लहरें आती रहेंगी, तैरना हमने सीखना है, तैरना पड़ेगा, इन लहरों के साथ हमें जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। ये लहर एक के बाद एक आती जाएगी और उसके बाद अब मामला यहां तक हैं कि चौथी लहर गुजर चुकी है और 5वीं लहर के हवाले से हुकूमत तैयार बैठी है कि 5वीं लहर भी आ सकती है और इस हवाले से लॉकडाउन लगाया जा सकता है, इस हवाले से इकदाम किए जा सकते हैं। इसलिए वैक्सीनेशन के अमल को मुकम्मल किया जाए। वैक्सीन के ऊपर आ जाते हैं। वैक्सीन के हवाले से डॉक्टर मिनहाज साहब फरमा रहे थे कि वैक्सीन लगाने के बाद भी यह सिर्फ वायरस से आपको डिफेंड कर पाएगी, अदरवाइज आप इस खाम ख्याली में ना रहें कि वैक्सीन लगाने के बाद आपको कोरोना नाम की कोई बीमारी या कोई वायरस टच भी नहीं कर सकेगा। ऐसी सूरत हाल नहीं है। वैक्सीन लगवाने के बाद भी आपको तमाम तर मामलात से गुजरना पड़ सकता है। मैं एक मिसाल देता चलूं कि सीनियर सहाफी डॉक्टर नदीम मलिक साहब जो हैं वो दोनों डोजेस जो हैं वैक्सीनेशन की वो लगवा चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी आज उनकी जानिब से ट्वीट किया गया है कि उन्होंने अपना कोरोना टेस्ट करवाया था और वो पॉजिटिव आया है, जबकि उन्होंने दोनों डोजेस लगवा ली थी, जबकि कोरोना के जो सिम्टम्स हैं वो भी उन पर आया हो चुके हैं, यानी कि उनको खांसी है, उनको बुखार है, उनके जिस्म में बहुत ज्यादा दर्द बताया जा रहा है। दूसरी बात ये उन्होंने कहा है कि मुझे सांस लेने में बहुत दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। ये इबाम तमाम डॉक्टर्स की जानिब से दूर कर दिया गया है कि अगर कोई ये समझता है कि वैक्सीनेशन लगवाने के बाद भी वो कोरोना से मुकम्मल तौर पर महफूज हो गया, तो ऐसी सूरत हाल नहीं है। वैक्सीनेशन के बाद भी आपको कोरोना हो सकता है। खुदारा एहतियात कीजिए, खुद को भी बचाइए और अपने घर के बुजुर्गों और बच्चों को भी बचाइए, तो इसी में आप तमाम लोगों की भलाई है। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। सेहत ने साथ दिया और जिंदगी ने वफा की, तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।